हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता अर्थात सीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि पीसीएसजे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, किसी भी राज्य में अमूमन सीपीसी से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसी क्रम में हम सीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है इसको शुरू करने जा रहे हैं, और हम इसमें जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको शामिल करते हुए हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को निरंतर पाने के लिए आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का लिंक ये है, आप इस पे जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी वीडियो जो हमारे अपलोडेड हैं, चाहे वो सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, या एविडेंस हो, या संविधान के वीडियो हों, ये आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप इनको हल करके आप अपनी प्री की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए हल करते हैं इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि समन की तामील होने की तारीख से 90 दिन के बाद भी लिखित कथन पेश किया जा सकता है? तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कैलाश बनाम ननकू के केस में सन 2005 में दिया गया था। सीपीसी के आदेश 8 नियम 1 में यह प्रावधान किया गया है कि जब किसी प्रतिवादी के ऊपर समन की तामील हो जाती है तो तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा। लेकिन न्यायालय यदि चाहे तो कारणों को लेखबद्ध करते हुए यह 90 दिन के भीतर लिखित कथन पेश करने की अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट, प्रतिवादी पर दस्ती समन तामील करने के लिए वादी को दिया जा सकता है, किस प्रावधान के अंतर्गत? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी के आदेश 5 नियम 9A में दिया गया है। दस्ती तामील से तात्पर्य ये होता है कि न्यायालय किसी प्रतिवादी पर समन की तामील कराने के लिए समन को वादी को ही दे देता है, और वादी ले जाकर प्रतिवादी पर तामील कराता है, तो इसी को दस्ती समन की तामील कहा जाता है। और नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा अधिकारिता को परिभाषित करती है? तो सीपीसी में अधिकारिता को परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 2(9) के अंतर्गत निर्णय को परिभाषित किया गया है। धारा 9 में सिविल प्रकृति के वादों के बारे में बताया गया है, और धारा 15 में उस न्यायालय के बारे में बताया गया है जिसमें वाद संस्थित किया जाएगा। तो इस प्रकार से अधिकारिता को सीपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट, कथन ए, सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होती है। तो ये कथन सही है, और इसके बारे में प्रावधान धारा 9 में दिया गया है। कारण आर, सिविल वाद का संज्ञान अभिव्यक्त रूप से वर्जित होना चाहिए। तो सिविल वाद का जो संज्ञान है वो अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित होना चाहिए। तो इस प्रकार से कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, सूत्र इनवाइटो बेनिफिशियम नॉन डाटूर अर्थात विधि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार या फायदा उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रदान नहीं करती है। तो यह प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान से संबंधित है? तो यह जो है सीपीसी के आदेश 23 नियम 1 से संबंधित है। आदेश 23 नियम 1 में यह प्रावधान किया गया है कि वाद से संबंधित जो वादी है वह सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध अपने किसी दावे का परित्याग कर सकता है या दावे के किसी भाग का परित्याग कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है वाद का उपस्थापन। इसके बारे में धारा 26 में आदेश 4 नियम 1 में प्रावधान किया गया है। वाद का उपस्थापन अर्थात वाद का संस्थित किया जाना है, तो पहला सुमेलित है। दूसरा है अंतराभिवाची वाद। इसके बारे में प्रावधान धारा 88 में आदेश 35 नियम 1 में दिया गया है, तो ये भी सुमेलित है। और तीसरा है मैत्रीपूर्ण वाद। तो मैत्रीपूर्ण वाद के बारे में प्रावधान धारा 90 में नहीं दिया गया है। धारा 90 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय की राय के लिए किसी मामले का कथन कब किया जाएगा, और आदेश 35 में अंतराभिवाची वाद से संबंधित प्रावधान किया गया है। और सामयिक मुजरा, इसके बारे में जो प्रावधान है आदेश 20 नियम 19 में किया गया है, तो ये भी सुमेलित है। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, डिक्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश शामिल है। तो यह सही है, और डिक्री की जो परिभाषा है धारा 2 के उपधारा 2 में दी गई है। और दूसरा है गार्निसी वह व्यक्ति है जो डिक्रीदार को ऋण का भुगतान करने या उसे किसी चल संपत्ति का प्रदान करने के दायित्व के अधीन होता है। तो यह गलत है, क्योंकि ये जो परिभाषा है यह गार्निसी की नहीं है बल्कि निर्णीत ऋणी व्यक्ति की है। और गार्निसी ऐसा व्यक्ति है जो कि निर्णीत ऋणी का भी ऋणी है, उसको गार्निसी कहा जाता है। तो इस प्रकार से केवल एक सही है। नेक्स्ट,
सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा स्पष्ट रूप से उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति की प्रकृति की है, अर्थात यह जो धारा है वो उत्प्रेषण रिट की प्रकृति की है, उसके समान है। तो ऐसी जो धारा है वो धारा 115 है और धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है और इसका यह उद्देश्य है कि न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि की गई है तो उसका निवारण किया जाए, तो इसलिए यह धारा शामिल की गई है और यह उत्प्रेषण के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट, अभिवचन का एक आधारभूत सिद्धांत है कि अभिवचन में तात्विक तथ्यों और मात्र तात्विक तथ्यों का ही समावेश होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से किस केस में तात्विक तथ्य को परिभाषित किया गया है? तो यह परिभाषा उद्धव सिंह बनाम माधवराव सिंधिया के केस में 1977 में दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला है निर्णय और डिक्री, इसके बारे में प्रावधान धारा 34 में नहीं दिया गया है बल्कि धारा 33 में दिया गया है। खर्चों के बारे में प्रावधान धारा 35 में दिया गया है और वाद का संस्थित किया जाना, इसके बारे में प्रावधान धारा 26 में दिया गया है और विधिक प्रतिनिधि के बारे में प्रावधान धारा 50 में दिया गया है। तो इस प्रकार से 2, 3 और 4 सुमेलित हैं, अर्थात पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अधिकारिता के बारे में आक्षेप, इससे संबंधित जो केस है वह है किरण सिंह बनाम चमन पासवान का, अर्थात ए का दूसरा सही है। दूसरा है पक्षकारों का जोड़ा जाना, इससे संबंधित जो केस है रजिया बेगम बनाम साहबजादी अनवर बेगम, अर्थात बी का पहला सुमेलित है। और तीसरा है आणविक प्रांग न्याय, इससे संबंधित केस है वर्कमैन बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, अर्थात सी का चौथा सही है। और अस्थायी व्यादेश से संबंधित केस है अमेरिकन साइनामाइड कंपनी बनाम इथिकॉन लिमिटेड, अर्थात डी का तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सांविधिक लिखत की संवैधानिकता को चुनौती देने से संबंधित प्रावधान है। तो यह प्रावधान आदेश 27A नियम 1A के अंतर्गत किया गया है। तो आदेश 27A में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे वाद जिनमें संविधान के निर्वचन या किसी कानून की विधिमान्यता का कोई सारभूत प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो आदेश 27A में दिया गया है। तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोक अधिकारी नहीं है? तो लोक अधिकारी की अर्थात लोक सेवक की जो परिभाषा दी गई है वो CPC की धारा 2 के उपधारा 17 के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार लोक सेवक के अंतर्गत प्रत्येक न्यायाधीश आता है, अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य आता है और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आता है जो कि सरकार से वेतन प्राप्त करता है, लेकिन इसमें मिलिट्री का राजपत्रित अधिकारी जो कि अब सरकारी सेवा में नहीं है, यह लोक सेवक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है कैविएट, तो कैविएट के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 148A में दिया गया है। प्रत्यास्थापन के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 144 के अंतर्गत दिया गया है और न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में प्रावधान धारा 151 में दिया गया है और दीवानी प्रकृति के वाद के बारे में प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से 2, 1, 3, 4 अर्थात पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्न मामलों में दीवानी न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता है। तो कमीशन जारी करने से संबंधित जो प्रावधान है वो CPC की धारा 75 के अंतर्गत दिया गया है और आदेश 26 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो कमीशन जारी किया जाता है वह किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए किया जाता है, किसी लेखाओं के परीक्षण के लिए किया जाता है, विभाजन का कोई केस है तो उसका विभाजन का जो निष्पादन होगा उसके लिए किया जाएगा, लेकिन डिक्री के निष्पादन के लिए ये कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है, बल्कि डिक्री का जो निष्पादन है वो न्यायालय के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट, CPC की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 56 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केस में यह निर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित शक्ति न्यायालय को प्रदान नहीं की गई है बल्कि यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित होती है? तो ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल के केस में दिया गया था। न्यायालय अपनी इस अंतर्निहित शक्ति के द्वारा पक्षकारों के बीच न्याय करे, इसी उद्देश्य से यह शक्ति न्यायालय को प्रदान की गई है। नेक्स्ट,
सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न किस आधार पर निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है? तो यदि कोई गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है तो ऐसा वारंट जो है वह अभियुक्त की गंभीर बीमारी के आधार पर रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 1 किससे संबंधित है? तो आदेश 7 नियम 1 के अंतर्गत वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार वाद पत्र में निम्नलिखित बातें शामिल की जाती हैं, अर्थात उस न्यायालय का नाम लिखा जाएगा जिसमें वाद दायर किया जाता है, वादी का नाम, निवास, पता, ये सब रहेगा। प्रतिवादी का नाम, निवास, इसके बारे में जो विशिष्टियाँ हैं वो दर्ज की जाएंगी, और वादी अवयस्क है या विकृत चित्त है, इस टाइप की अगर कोई बातें हैं तो उसको उसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद संस्थित करने का स्थान सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा? तो जबकि वह स्थान या न्यायालय की अधिकारिता ही निश्चित नहीं है तो वह जो अधिकारिता है वो धारा 18 के अनुसार निश्चित की जाएगी। नेक्स्ट, हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। तो यह प्रावधान किससे संबंधित है? तो यह प्रावधान उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता से और धन संबंधी अधिकारिता से, दोनों से संबंधित है। धारा 15 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो कि उसका विचारण करने के लिए सक्षम हो। तो सक्षमता जो है वो धन संबंधित भी हो सकती है और क्षेत्रीयता अर्थात क्षेत्राधिकार से संबंधित भी हो सकती है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय पक्षकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी तरीके के लिए विकल्प देने के लिए निर्देश दे सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी के आदेश 10 नियम 1A के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी एक तरीके के लिए विकल्प देने के लिए न्यायालय निर्देश दे सकता है, और वो जो विकल्प होगा वह धारा 89 के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से किसी एक प्रकार से किसी विवाद का समाधान किया जा सकता है। और धारा 89 के अंतर्गत यह बताया गया है कि न्यायालय के बाहर वादों का निपटारा कैसे किया जाएगा। तो धारा 89 में यह बताया गया कि न्यायालय के बाहर विवादों का जो समाधान है वो मध्यस्थम के द्वारा, सुलह के द्वारा, लोक अदालत के माध्यम से या बीच बचाव के माध्यम से, तो इस 4 प्रकार में से किसी एक प्रकार से न्यायालय के बाहर ही वाद का निपटारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत निर्णय से पूर्व कुर्की की जा सकती है। तो आदेश 38 नियम 5 से लेके 13 के अंतर्गत निर्णय से पूर्व कुर्की के बारे में प्रावधान किया गया है, और नियम 1 से लेकर नियम 4 के अंतर्गत निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। तो नियम 5 के तहत चल या अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों की कुर्की की जा सकती है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्तियों में से किसको डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकता है? तो सीपीसी के धारा 60 के अंतर्गत ऐसी संपत्तियों के बारे में बताया गया है कि जिनको कुर्क किया जा सकता है और जिनका कुर्की नहीं हो सकती है। तो इसके अनुसार किसी भूमि की, चेक की, बैंक नोट की, इन सब की कुर्की हो सकती है, लेकिन लेखा बही की कुर्की नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के अंतर्गत प्रत्येक वाद पत्र में तथ्यों को सिद्ध होना चाहिए। तो किसी भी वाद पत्र को शपथ पत्र के द्वारा साबित किया जाना चाहिए। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 26 के अंतर्गत किया गया है, और यह शपथ पत्र के द्वारा किसी तथ्यों को साबित करने के बारे में जो प्रावधान है वो सन 2002 के द्वारा सीपीसी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश एवं नियम के अंतर्गत अचल संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए डिक्री संबंधी प्रावधान दिया गया है? इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी के आदेश 20 नियम 9 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, पूर्व न्याय का सिद्धांत यह एक आज्ञापक सिद्धांत है, और इसके बारे में प्रावधान सीपीसी की धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, का एक घोषणात्मक वाद संस्थित करता है कि वह स का उत्तराधिकारी होने के नाते एक निश्चित भूमि का अधिकारी है। वाद खारिज कर दिया जाता है। पश्चातवर्ती वाद में यह दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किया गया। तो ऐसा जो पश्चातवर्ती वाद है वह प्रलक्षित प्रांग न्याय अर्थात अन्वयिक प्रांग न्याय के द्वारा वर्जित होगा,
और आणविक प्रांग न्याय के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार जब किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था लेकिन उसे नहीं बनाया गया, तो यह समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है। तो इस प्रकार से इस केस में प्रलक्षित प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत औपचारिक रूप से समन की तामील के पश्चात कितने समय में लिखित कथन पेश किया जाना चाहिए। तो सीपीसी के आदेश 5 नियम 1 के अनुसार किसी भी समय की तामील हो जाने के 30 दिन के अंदर लिखित कथन पेश किया जाना चाहिए, लेकिन यदि न्यायालय चाहे तो इस तिथि को कारणों को लेखबद्ध करते हुए 90 दिन तक के लिए बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान में व्यादेश की अवज्ञा या भंग के परिणाम का वर्णन दिया गया है। तो किसी व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम, इसके बारे में प्रावधान आदेश 39 नियम 2A में दिया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि संबंधित व्यक्ति को 3 मास से अनधिक समय तक के लिए सिविल कारागार में डाला जा सकता है या उसकी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत डिक्री को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो सीपीसी में धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, सीपीसी के आदेश 5 नियम 9(3) के अनुसार प्रतिवादी पर समन तामील का खर्च निम्न में से किसको वहन करना होगा। तो प्रतिवादी पर जो समन की तामील होगी उसका खर्च वादी को वहन करना होता है और इसके बारे में प्रावधान आदेश 5 नियम 9 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न किन प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक पक्षीय डिक्री को निरस्त किया जा सकता है। तो एक पक्षीय कोई डिक्री पारित की गई है तो उसको निरस्त करने के बारे में प्रावधान है वो आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निम्न आदेशों में से कौन सा आदेश कमीशन जारी करने से संबंधित है। तो कमीशन जारी करने से संबंधित आदेश 26 है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 75 के अंतर्गत भी दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से किसमें विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है। तो विधिक प्रतिनिधि को धारा 2 के उपधारा 11 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार विधिक प्रतिनिधि से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि मृत व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है या जो उसकी मौत के बाद उसकी संपदा में दखलंदाजी करता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 3 के अनुसार लघुवाद न्यायालय निम्न में से किसके अधीन होते हैं। तो धारा 3 के अनुसार जो लघुवाद न्यायालय है वह जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधीन होते हैं। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 उस हालत में लागू नहीं होती है जबकि पूर्ववर्ती वाद किसी विदेशी न्यायालय में लंबित हो। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रत्येक वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वाद पत्र देकर संस्थित किया जाएगा। तो यह प्रावधान आदेश 4 नियम 1 के अंतर्गत उपबंधित है। नेक्स्ट, सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन डिक्री नहीं है। तो पहला है न्यायालय फीस के असंदाय के कारण वाद पत्र का अस्वीकार कर दिया जाना, तो यह एक डिक्री नहीं है। और दूसरा है व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश, तो यह भी डिक्री नहीं है। तो इस प्रकार से उपर्युक्त दोनों में से कोई भी डिक्री नहीं है। नेक्स्ट, दूसरे पक्ष के साक्षी के प्रति परीक्षण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो ऐसे जो दस्तावेज हैं वो अभिवचनों के साथ ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न प्रावधानों में से किसमें वाद पत्र को वाद हेतुक न होने के कारण नामंजूर कर दिया जा सकता है। तो आदेश 7 नियम 11A के अंतर्गत जबकि किसी वाद पत्र में वाद हेतुक स्पष्ट नहीं है तो उसके कारण वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न प्रावधानों में से किसमें निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध किया गया है। तो निर्णय से पूर्व कुर्की के बारे में प्रावधान आदेश 38 नियम 5 से लेकर 13 में दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न किस आधार पर निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। सीपीसी की धारा 59 के अनुसार जब किसी निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसकी गंभीर बीमारी के आधार पर ऐसे वारंट को रद्द कर सकता है।
नेक्स्ट, भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध पारित की गई डिक्री कितने समय तक निष्पादित नहीं की जाएगी? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी के धारा 82 के अंतर्गत दिया गया है और ऐसी जो डिक्री है वह 3 महीने तक निष्पादित नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद पत्र की प्रतिलिपि को आदेश 5 नियम 2 के तहत प्रत्येक समन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक होता है। आदेश 5 नियम 2 के अनुसार हर समन के साथ वाद पत्र की एक प्रति भेजी जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो सिविल प्रकृति के वाद कौन सा है, इसके बारे में प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत किया गया है। धारा 9 के अनुसार न्यायालय उन वादों के सिवाय जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता रखता है। तो इस प्रकार से सिविल प्रकृति का वाद कौन सा है, कौन सा नहीं है, इसकी स्पष्ट व्याख्या धारा 9 के अंतर्गत नहीं दी गई है। लेकिन स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की प्राप्ति के लिए कोई वाद जब दायर किया जाता है तो इसे सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिवचनों को संशोधित किया जा सकता है। तो अभिवचनों के संशोधन के बारे में जो प्रावधान है वो आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत दिया गया है। अभिवचनों का संशोधन जो है वो प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष, विचारण न्यायालय के समक्ष या द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष अर्थात इन सभी के समक्ष किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 ये सभी सही हैं। नेक्स्ट, निबंधनों के भंग की दशा में जिस पर कि अस्थायी व्यादेश दिया गया था, सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय आदेश दे सकता है। जबकि किसी शर्त पर अस्थायी व्यादेश दिया गया है और उस व्यादेश को भंग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके परिणाम स्वरूप न्यायालय आदेश 38 और नियम 2A के अनुसार ऐसे भंग करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है और उसको सिविल कारागार में 3 माह तक के लिए बंद किया जा सकता है या उसकी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, भरण पोषण के डिक्री के निष्पादन हेतु किसी व्यक्ति का वेतन किस सीमा तक कुर्क किया जा सकता है? तो धारा 60 के अनुसार जबकि किसी भरण पोषण की डिक्री के निष्पादन में किसी के वेतन की कुर्की होती है तो ऐसी स्थिति में उसके वेतन का 1/3 छोड़कर बाकी का 2/3 वेतन कुर्क किया जा सकता है। अर्थात इस प्रकार से उसके वेतन का 1/3 कुर्क नहीं किया जाएगा और 1/3 छोड़ के बचा हुआ अर्थात 2/3 वेतन कुर्क कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सीपीसी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो हमारे अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें। धन्यवाद।